अब हम लोग आ रहे हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के ऊपर में। बहुत ही पुराना लॉ है एंड द रीज़न वाई इट इज़ स्टिल एप्लीकेबल इज़ कि ये लॉ मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस वगैरह यहाँ पे हुई नहीं है। इट इज़ नॉट दैट मच मतलब बहुत ज़्यादा इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये लॉ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। मतलब रेलिवेंट तो है बट इसमें अमेंडमेंट जैसा कुछ लाने वाला बात नहीं था और ये लॉ बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं टाइम के साथ इसको चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा। सो दैट इज़ द रीज़न ये लॉ अभी भी अप्लाई हो रहा है। अब ये लॉ है किस तरीके का, तो बेसिकली ये जो लॉ है ये इंटरप्रिटेशन का एक इंटरनल एड ही है, सॉरी इंटरनल बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल एड ही है। हमने जो वहाँ पे पढ़ा हुआ था स्टैट्यूट्स इन पेरी मटीरिया, तो वो जो स्टैट्यूट्स इन पेरी मटीरिया ये कहता था कि कोई भी लॉ को अगर हमें समझना है तो हम दूसरे लॉ से भी उसका रेफरेंस वगैरह जोड़ करके उस लॉ को समझ सकते हैं। एंड ये स्टैट्यूट्स इन पेरी मटीरिया का एक बेसिक प्रिंसिपल था। अब ये जो लॉ है ये उसी के ऊपर में बेस्ड है। अब होता क्या है कि मान के चलो मेरा मतलब जैसे हमारे पास एक नॉर्मल डिक्शनरी होता है जिस डिक्शनरी में हमें नॉर्मल सारे मीनिंग उसमें दिए हुए रहते हैं एंड अगर हमें कभी किसी वर्ड का मतलब समझ में नहीं आता तो हम उस डिक्शनरी में उस मीनिंग को ढूंढ लेते हैं। सेम वही चीज़ इस जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी है। ये बेसिकली एक लीगल डिक्शनरी की तरह हम इसे बोल सकते हैं जिसमें कि लीगल लैंग्वेज में तो मतलब मीनिंग दिया हुआ है बट वो नॉर्मल लाइफ या फिर नॉर्मल मीनिंग के लिए वो नहीं है। इसमें जो मीनिंग है वो स्टैट्यूट में ही इस्तेमाल होगा, स्टैट्यूटरी लीगल लैंग्वेज ही इसमें दी हुई है। बट ये बेसिकली है क्या कि अगर किसी भी लॉ में कोई चीज़ है जो कि वहाँ पे स्टेटेड नहीं है, जैसे हम जानते हैं कि हर एक लॉ में सेक्शन 2 होता है या फिर बहुत कुछ लॉज में सेक्शन 3 होता है जहाँ पे कि सारे लॉज के जो भी वहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह ज़रूरी हैं वो दिए हुए रहते हैं। तो अगर कभी किसी लॉ में किसी चीज़ का मतलब नहीं दिया हुआ है उसके डेफिनेशन वाले सेक्शन में या फिर वो अगर क्लियर नहीं है तो हम उसे ये जनरल क्लॉजेस एक्ट में देख सकते हैं। अब ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट वाला जो ये बेसिकली ये है इसका नाम से ही समझ में आता है कि जनरल क्लॉजेस या फिर जनरल प्रोविजंस जो कि हर एक लॉ में जनरली अप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट था ये इसका अगर हम सेलिएंट फीचर्स की यहाँ पे बात करते हैं तो ये एक कंसोलिडेटिंग एक्ट है। It consolidated the General Clauses Act 1868 and the General Clauses Act 1887, but before the enactment of the General Clauses 1868, provisions of the Interpretation Act 1850 were followed. The provisions of that act and certain additions were framed together and thus emerged the General Clauses Act 1868। मतलब बेसिकली ये जो 1897 का जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है ये एक कंसोलिडेटिंग एक्ट है। इसके पहले भी बहुत सारे जनरल क्लॉजेस एक्ट हुए थे जिनका सेम पर्पस था। उन एक्ट्स को हमने यहाँ पे जोड़ करके ये जनरल क्लॉजेस एक्ट को यहाँ पे बनाया था। अब इसका जो ऑब्जेक्ट था वो ये था टू शॉर्टन द लैंग्वेज यूज्ड इन द एक्ट्स ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल। अब बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जहाँ पे मतलब अब मान के चलो 6-7 ऐसे लॉज बनाए गए जहाँ पे जो वर्ड मीनिंग्स है मतलब बेसिकली जो डेफिनेशन क्लॉज हैं उनमें एक ही मीनिंग निकल रहा है। अभी क्या सारे 6 के 6 लॉज में एक ही मीनिंग निकल रहा है। जो फॉर एग्जांपल अगर डॉक्यूमेंट वर्ड है, डॉक्यूमेंट वर्ड का जो मतलब है वो हमारा जो एक्ट नंबर 1 है उसमें भी वही है, एक्ट नंबर 2 में भी सेम मीनिंग है, एक्ट नंबर 3 में भी सेम मीनिंग है, 4, 5, 6 में भी सेम मीनिंग है। तो अगर ऐसा है तो हर एक एक्ट में अगर हम लोग अलग अलग से जो डॉक्यूमेंट का मीनिंग है वो अगर उसमें देते जाएंगे देन होगा क्या कि वो जो एक्ट है वो काफ़ी यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो जिन जिन चीज़ों को सभी एक्ट्स के लिए एक ही रहना है तो उनको हर एक एक्ट में अलग अलग करके ना दे के हम लोग क्या करते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर एक्ट में दे देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं द जनरल क्लॉजेस एक्ट ऑफ 1897। तो ये जनरल क्लॉजेस एक्ट ऑफ 1897 जो था ये इसी पर्पस के लिए था कि अगर एक वर्ड को बार बार अलग अलग एक्ट्स में एक ही मीनिंग को दिखाने के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर बार बार उसका इस्तेमाल क्यों करें। एक ही लॉ बना दो जहाँ पे वो सारे वर्ड्स को एक ही जगह पे उसका मीनिंग जो है वो यहाँ पे दे देते हैं। तो इसका जो मेन था वो था टू प्रोवाइड
a one single statute as to composite structure in defining different provisions as regard to the interpretation of words and legal principles which would better placed to be defined for the general application of various rules and regulations। मतलब पहला तो यही था कि जो लॉज बनेंगे उनका लैंग्वेज शॉर्ट हो, वो छोटे लैंग्वेजेस हो, और दूसरा ये था कि एक सिंगल स्टैट्यूट बन जाए जिससे कि जो भी सिमिलर लॉज हैं उनको हम लोग ये गवर्न कर सके। मतलब बेसिकली ये एक ऐसा लॉ है जिस लॉ के तहत हम जितने भी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जितने भी यहाँ पे लॉज हैं उनका इंटरप्रिटेशन या फिर एक डिक्शनरी के तहत ये काम कर सके, उसके लिए इसको बनाया गया था। इस्टेब्लिशेस द फंडामेंटल फाउंडेशन फॉर इंटरप्रेटिंग द लेजिस्लेशन। अब देखो जो फंडामेंटल या फिर बेसिक इंटरप्रिटेशन किसी भी लॉ का वो जनरल क्लॉजेस एक्ट से ही यहाँ पे स्टार्ट होता है। अगर किसी भी लॉ में कोई चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो उससे हमें फिर अलग से जनरल क्लॉजेस एक्ट में देखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई एक्ट में कोई चीज़ नहीं स्टेटेड है तो हम जो सबसे पहला यहाँ पे जो रेफरेंस करते हैं वो जनरल क्लॉजेस एक्ट में ही रेफरेंस करते हैं। जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट में एक बहुत ही मतलब एक कॉमन सा डेफिनेशन है जिसे हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट। अब जो ये डॉक्यूमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट वर्ड तो हर एक स्टैट्यूट में ही इस्तेमाल होगा, बट ये डॉक्यूमेंट वर्ड जो कि हर एक स्टैट्यूट में इस्तेमाल होगा, अगर किसी भी स्टैट्यूट में हमें डॉक्यूमेंट वर्ड का मतलब समझ में नहीं आता है एंड उस स्टैट्यूट में वो वर्ड स्पेसिफिकली डिफाइंड भी नहीं है, देन इन दैट सिचुएशन हम जनरल क्लॉजेस एक्ट में आ सकते हैं। मतलब बेसिकली एक बेसिक और फाउंडिंग जो मतलब फाउंडेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन वो जनरल क्लॉजेस एक्ट के साथ स्टार्ट होता है। इसके बाद दिस एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटरप्रिटेशन एक्ट। मतलब ये इंटरप्रिटेशन करने के लिए ही बनाया गया है। इसका काम ये नहीं है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट के तहत किसी को सज़ा दी जाए या फिर किसी को कोई सिविल रेमेडी वगैरह दी जाए, नहीं, वो इसमें नहीं है। इसका मेन काम ही है इंटरप्रिटेशन करना। इट provides a standard set of legal terminology, techniques and expressions that serve to avoid repetition and a standard set of concepts। मतलब बेसिकली वही यहाँ पे मेन कंसेप्ट है कि एक ही जगह पे अलग अलग लॉज के लिए जो कॉमन प्रिंसिपल्स या फिर जो कॉमन क्लॉजेज हैं या फिर जो जनरल क्लॉजेज हैं वो एक जगह पे इकट्ठा किए जा सके। ठीक है, इसके बाद जो है वो क्वेश्चन है वो ये है कि इट इज़ अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट एवरी स्टैट्यूट इज प्राइमा फेसी prospective unless it is expressly or by necessary implication made to have retrospective operation। Explain the principles regarding retrospective operation of statutes। तो देखो कोई भी स्टैट्यूट का जो इफेक्टिवनेस होता है वो दो तरीके से हम लोग जज कर सकते हैं। सबसे पहला आता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड दूसरा आता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी लॉ अगर आज बना है तो वो लॉ आज से लेकर के जब तक वो लॉ एग्जिस्ट करेगा वो तब तक उसका इफेक्ट रहेगा। मतलब बेसिकली एक फ्यूचर ओरिएंटेड उसका इफेक्ट रहता है। जैसे अगर कोई लॉ 15 जुलाई 2023 को बनाया गया तो 15 जुलाई 2023 से लेकर के वो लॉ अप्लाई होगा। वो लॉ का सारा जो भी उसका पावर वगैरह रहेगा वो रहता है बेसिकली दैट इज फ्रॉम, मतलब वो आज से रहेगा, उसको हम पास्ट में जा करके लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ये होता है प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन कि अगर कोई लॉ आज पास हुआ है तो वो आज से लेकर के अगले मतलब बेसिकली वो फ्यूचर के लिए उसको अप्लाई किया जाएगा। एंड एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। मतलब अगर कोई लॉ आज हमने बनाया है तो वो लॉ जो है वो आज से लेकर के पास्ट में भी अप्लाई हो सकता है। मतलब जैसे अगर कोई लॉ 15 जुलाई को पास हुआ है तो नॉर्मली अगर हो तो वो लॉ 15 जुलाई के बाद ही उसका सारा एप्लीकेशन वगैरह होगा। बट अगर यहाँ पे पार्लियामेंट चाहे तो वो लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव भी कर सकती है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको ये समझते हैं। हमारे देश में मेल रेप जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। रेप हमेशा एक औरत का ही होगा, कभी किसी पुरुष का रेप नहीं हो सकता है। ठीक है, बट अगर
मान के चलो अगर मान के चलो कोई ऐसा लॉ बना दिया गया जहाँ पे ये कहा गया कि अब मतलब अगर किसी पुरुष या फिर किसी आदमी का भी अगर रेप होता है तो वो भी इस लॉ के तहत वैलिड रहेगा, उसके खिलाफ भी वहाँ पे कार्रवाई वगैरह हो सकती है। तो ये जो चीज़ है, अब ये जो लॉ बना ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही रहेगा। यानी कि अगर ये लॉ मान के चलो 15 जुलाई 2024 को ये लॉ पास हो जाता है तो 15 जुलाई के बाद से जितने भी मेल रेप केसेस आएंगे ये लॉ उसी के ऊपर में अप्लाई होगा, एंड इसे हम लोग कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होगा कि फॉर इंस्टेंस अगर ये कह दिया गया कि 15 जुलाई को तो ये लॉ भले ही आ गया हो, बट 15 जुलाई के पहले भी अगर किसी का जो है रेप, अगर किसी आदमी का रेप हुआ होगा तो वो भी यहाँ पे वैलिड है, तो ये हो जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बट अब यहाँ पे बहुत सारे मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो होता है उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सीज होते हैं। वो ये होते हैं कि जब मतलब बेसिकली मैंने, अब मान के चलो किसी औरत ने किसी आदमी का रेप किया था, वो भी इसमें पास्ट में, अब उस टाइम तो लॉ था नहीं, तो क्रिमिनल लॉ के हिसाब से अगर कोई भी क्राइम के लिए स्पेसिफाइड लॉ नहीं है तो फिर उस क्राइम के लिए कोई भी सज़ा वहाँ पे नहीं दी जा सकती है। तो वो औरत ये कह सकती है कि जब अगर पास्ट में कभी कोई रेप हुआ था तो उस टाइम तो उसके रिगार्डिंग कोई लॉ था ही नहीं, तो फिर अभी उसे सज़ा कैसे दी जा सकती है। तो ये एक बहुत ही वैलिड यहाँ पे बात है कि अगर किसी भी क्राइम के लिए कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसके लिए उसे सज़ा नहीं दे सकते, बट अगर बाद में चल करके जो क्राइम पहले हो चुका है उसके लिए अगर बाद में लॉ बनाया गया तो वो वैलिड नहीं रहेगा। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे ताम झाम हैं। अब रेट्रोस्पेक्टिव लॉ यहाँ पे समझ में आ गया, एक ऐसा लॉ जो कि जिस दिन वो लॉ लागू होता है उससे पहले वो लॉ अप्लाई हो जाता है। मतलब आज अगर लॉ हुआ तो लॉ का जो इफेक्ट होगा वो प्रीवियस पीरियड में हो सकता है, आज से पहले के तारीख में भी अगर कोई क्राइम हुआ होगा वो वहाँ पे जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है वो अपना इफेक्ट दिखा सकता है। बट इसका जो मेन क्राइटेरिया है वो यही है कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ सिर्फ तभी वैलिड होता है जब वो किसी आदमी को कोई लाभ पहुँचा रहा हो या फिर वो किसी आदमी को फ़ायदा पहुंचा रहा हो। अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के आने से किसी आदमी का नुकसान वगैरह होता है, जैसे कोई लॉ आया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ एंड उससे अगर किसी आदमी को जेल भेजा जा रहा है या फिर उस आदमी के ऊपर में पेनल्टी या फिर कोई फाइन लगाया जा रहा है तो फिर वो लॉ इनवैलिड होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका यहाँ पे इसका एक मेन प्रिंसिपल होता है। So there have been several instances in which the newly formulated or amended laws could be used to hold a person liable for offences committed before the introduction of that law as well. These types of laws or amendments are very rarely found in any country and are known as retrospective laws or statutes. जैसे हमारे यहाँ पे जो PMLA गाइडलाइंस था, प्रोटेक्शन, अच्छा नहीं PMLA नहीं था, ये था मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन का कुछ गाइडलाइंस वगैरह था, तो उसको 2015 में अमेंड किया गया एंड ये कहा गया कि ये जो लॉ है ये 2010 तक अप्लाई होगा। मतलब 2010 से ले करके 2015 तक ये लॉ अप्लाई हो सकता है, ऑल्दो ये लॉ 2015 में ही बना हुआ है। The term retrospective essentially means speculating or looking into the events or incidents that have taken place in the past. When any law that was already existing is changed, altered, or some portion of it is removed, it doesn't remain the same as it was previously. However, the new changes still have an influence on the events that occurred in the past. In other words, if a person commits an act that was not considered to be an offense at that point under any legislation but becomes one after some changes in the existing laws or the introduction of a new law, the person could be held liable even for the acts committed by him in the past that are now an offense. जी, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ का एक मीनिंग दिया गया है, लेकिन इसका कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल्स वगैरह भी यहाँ पे बताया गया है। This operation of a statute acts contrary to the general perception that any law is introduced
to consider the crime that might be committed in the future. When a statute operates retrospectively, however, the new law can be applied to the facts or the actions that were carried out even before such a law had been proposed. When such a statutory provision is introduced which aims to consider past action as well, it is clearly stated that the act was said to be in operation from the given date in the past. From that date forth, all the offences would be included within the purview of the statute and the people would be punished. These statutes are known as ex post facto laws. ठीक है, इसको ex post facto laws भी यहाँ पे कहा जाता है. Retrospective laws can generally be made for both criminal as well as civil offences. In recent times, such legislation has become a topic of debate, while certain scholars are of the opinion that such legislation directly violates the right of the people. Others feel it necessary that the wrongdoers get punished even though they committed a wrongful act that was unrecognized at that point in time owing to the lack of any statutory प्रोविजंस. तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ का मतलब एक लॉ जो कि पास्ट में जाकर के अप्लाई होता है. इसके रिगार्डिंग दो थॉट्स हैं. पहला थॉट तो यही कहता है कि कोई भी लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर किसी आदमी को उस बात की सज़ा दी जा रही है जिस चीज़ को उस टाइम पे कोई क्राइम या फिर गलत माना ही नहीं जाता था, तो ये किस चीज़ का बात, तो ये कैसा बात हुआ. एंड और एक चीज़ है, एंड और एक थॉट है जो कि ये कहता है कि नहीं, इसमें कोई चीज़ यहाँ पे गलत नहीं है. बट अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो देखो, देयर कैन बी 4 डिफरेंट सिनेरियोज दैट माइट अराइज व्हेन रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन इज इंट्रोड्यूस्ड. अब जब भी कोई रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन आता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है. तो सबसे पहला जो है वो है रिकॉग्निशन ऑफ अ क्राइम. मतलब कोई चीज़ जो कि पहले क्राइम नहीं होती थी, उसको अब जा कर के एक क्राइम का स्टेटस दिया जा सकता है. जैसे पहले जो है, अगर यहाँ पे मेल रेप नहीं होता था, तो अब मेल रेप को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है. इन दिस सिनेरियो, इफ अ पर्सन कैरीज आउट एन एक्ट दैट वाज नॉट wrongful at that point of time but later on due to the passing of legislation recognizing the same act as wrongful, he could be held liable. This would happen when the law has a retrospective operation making the person liable for acts committed in the past that are wrongful or criminal in nature due to the introduction of legislation or statute. तो पहला है कि एक क्राइम को रिकॉग्नाइज यहाँ पे किया जा सकता है. दूसरा है कि एक क्राइम को यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है. मतलब पहले कोई चीज़ अगर क्राइम होता था तो वो अब और यहाँ पे क्राइम नहीं रहेगा. ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हो सकता है. दूसरा है कि उसका जो पनिशमेंट है वो रिड्यूस किया जा सकता है. द पनिशमेंट कैन बी रिड्यूस्ड. मतलब पहले मान के चलो कि पहले अगर किसी का मर्डर करने के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता था, तो अब उसका मर्डर करने के लिए अब अगर किसी का कोई मर्डर कर दे तो उसको सिर्फ 10 साल की यहाँ पे सज़ा होगी. और ये अगर कह दिया गया कि अगर किसी ने पहले भी यहाँ पे मर्डर किया होगा, मतलब इस रेट्रोस्पेक्टिव चीज़ के आने के पहले भी अगर किसी ने मर्डर किया होगा, तो वो भी मतलब उसका भी जो सज़ा है वो घटा करके 10 साल तक कर दिया जाएगा. तो ये यहाँ पे ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकता है. इसके बाद है इंक्रीज इन पनिशमेंट. ये भी यहाँ पे हो सकता है कि पनिशमेंट को ही यहाँ पे बढ़ा दिया गया. तो ये था कि एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ अपने साथ क्या क्या चीज़ें ला सकता है. बट अब यहाँ पे जो बात आती है वो यही है कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ का बेसिक प्रिंसिपल या फिर एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ काम करेगा कि नहीं करेगा, ये किस बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड होता है. तो लेजिस्लेशन कैनॉट बी इम्प्लीमेंटेड रेट्रोस्पेक्टिवली टू अफेक्ट प्री एग्जिस्टिंग राइट्स unless expressly stated otherwise or by necessary implication. Whether a law is applied in the future or in the past depends entirely on the legislative intent. If the terms of the statute are unambiguous and it is obvious that the legislature intended for it to apply retrospectively, then it must without a doubt be interpreted as written. However, if the terms of a statute do not by themselves make the intention clear or certain, the statute will be presumed to operate prospectively, whether it is in derogation of a common law right or where it would interfere with an existing contract, destroy a vested right, create a new liability in connection with the past.
मतलब बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि जब तक किसी भी लॉ में स्पेसिफिकली ये मेंशन ना रहे कि ये लॉ रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से अप्लाई होगा, तब तक वो लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता है। कोई भी लॉ जब बनता है या फिर कोई भी लॉ में अगर कोई भी यहाँ पे चेंजेस वगैरह भी होता है तो ये पहले से प्रिज्यूम्ड है कि वो जो लॉ है वो प्रोस्पेक्टिव ही रहेगा, वो लॉ हमेशा फ्यूचर में ही अप्लाई करेगा। कोई भी लॉ जब पास होता है तो ये पहले से ही मान लिया जाता है कि ये लॉ सिर्फ फ्यूचर के लिए ही है। अगर उस लॉ को हमें पास्ट में भी अप्लाई करवाना है तो वहाँ पे स्पेसिफिकली स्टेट करके देना पड़ेगा। वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ लॉ बना दिया और बाद में कह दिया कि ये इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। नो, दैट इज़ नॉट अलाउड। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर किसी भी लॉ का हमें चाहिए तो हमें वहाँ पे स्पेसिफिकली इस बात को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है जनरल एप्लीकेशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है सब्सटैंटिव लॉ, दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ, और तीसरा चौथा हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई सब्सटैंटिव लॉ है, सब्सटैंटिव लॉ मतलब जो कि बताता है कि ये यहाँ पे क्या है, और प्रोसीजरल लॉ का मतलब एक ऐसा लॉ जो कि हमें यहाँ पे जो प्रोसीजर या फिर जो मेथोडोलॉजी है वो बताता है। जैसे आईपीसी जो था वो एक सब्सटैंटिव लॉ था, वो बताता था कि यहाँ पे क्राइम क्या है और क्राइम को करने पे क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। बट वो जो पनिशमेंट है वो कैसे दिया जाएगा ये प्रोसीजरल लॉ में रहता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉज आर जनरली अप्लाइड इन अ कंट्री टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द पनिशमेंट फॉर एनी पर्टिकुलर क्राइम। दे मे बी प्लेस्ड इनटू मोर सीरियस कैटेगरीज और रिड्यूस द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम, thereby reducing their sentence. However, the treatment of retrospective law also varies for the various laws. A retrospective operation can only be given to a statute affecting the substantive rights of the people and could be made applicable to the events that took place in the past. For example, a person committed a crime 2 years ago which was held to be a punishable offense. The act is now no longer a crime with a retrospective effect. It would be applicable to the person and he would be released. This is an example of retrospective operation of substantive law. मतलब substantive law में भी ये अप्लाई हो सकता है। अब substantive law बेसिकली क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ को जो है वो क्राइम स्टेट करता है एंड उसके लिए क्या पनिशमेंट है वो वहाँ पे वो बताता है। अब अगर किसी सब्सटैंटिव लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग ये कर सकते हैं कि उसका जो है हम लोग या तो उस क्राइम को और क्राइम ही ना माने या फिर उस क्राइम को हम लोग जो पनिशमेंट है उसको यहाँ पे डिक्रीज कर दे। तो ये सब्सटैंटिव लॉ में हो सकता है। अब प्रोसीजरल लॉ में क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई प्रोसीजर जो कि पहले फॉलो होता था अब वो प्रोसीजर फॉलो ना हो, या फिर वो प्रोसीजर जो है वो अलग तरीके से फॉलो हो, उस प्रोसीजर में कुछ चेंजेस हो। So on the other hand, the above mentioned is not applicable to procedural laws. The procedural laws generally have a retroactive operation and not a retrospective operation. The retroactive operation essentially means that the statute introduces a new obligation or transaction and at the same time impairs certain vested rights. Hence, the retrospective operation of laws applies only to substantive laws and not to the procedural ones. अब देखो प्रोसीजरल लॉस के केस में क्या होता है कि अगर मैं प्रोसीजरल लॉस का रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन निकाल रहा हूं तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी लॉ का जो प्रोसीजर है हम उसको यहाँ पे चेंज करने की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई केस हुआ था 2015 में एंड वो सीआरपीसी के प्रोसीजर के हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो प्रोसीजर है इसको यहाँ पे चेंज करने की बात कर रहे हैं एंड प्रोसीजर को चेंज करके हम लोग ये कह रहे हैं कि अब जो प्रोसीजर से 2015 में ये चीज़ होता था अब वो प्रोसीजर और फॉलो नहीं होगा, एक अलग प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होगा। तो ये अलाउड नहीं है। द रीज़न ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन करके कोई भी लॉ पूरे तरीके से कभी भी चेंज नहीं होता है। लॉ में सिर्फ माइनर चेंजेस ही लाए जाते हैं एंड इन माइनर चेंजेस के कारण अगर कोई प्रोसीजर ही यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा तो फिर वो जो मतलब बेसिकली जो जुडिशियल यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या बोलो जो कोर्ट कचहरी का चक्कर है वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा।
ठीक है, मतलब इतने साल से जो लॉ है 2015 से लेकर के 2024 तक वो अपने तरीके से सॉल्व हो रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें ये प्रोसीजर नहीं चाहिए, ये प्रोसीजर को चेंज करके अब कोई दूसरा यहाँ पे दे दो। तो जो इतना साल का जो ये हुआ उसका क्या काम। तो बेसिकली लीगल प्रोसीजर्स को एक्सटेंड या फिर पूरे तरीके से खिंचाव उसका ना हो, इसके लिए हम लोग जो प्रोसीजरल लॉज हैं उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं किया जाता है। फिर है डेक्लरेटरी लॉज। डेक्लरेटरी लॉज मतलब जो कि किसी चीज़ को डिक्लेयर या फिर किसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। सो अ डेक्लरेटरी स्टैट्यूट रिफर्स टू अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन दैट aims to remove any ambiguities related to prior law, either by explaining the previous statute or by reconciling the conflicts in various judicial decisions. The declaratory laws as a result have a retroactive operation as they aim to improve the prior laws. It is only when the rights are vested or the litigation is settled that they are applied retrospectively, as stated in the case of कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्री राम अग्रवाल। तो अगर कोई डेक्लरेटरी लॉ है उसका अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम लोग लाना चाहते हैं तो वो उसी टाइम पे वैलिड रहेगा अगर इफ़ द राइट्स आर वेस्टेड और द लिटिगेशन इज सेटल। मतलब अगर कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ आने से किसी का या तो कोई राइट क्रिएट हो रहा है या फिर किसी का जो कोई मतलब लिटिगेशन सॉल्व हो रहा है, मतलब इतने सालों से जो लॉज वगैरह चल रहा था वो अगर सॉल्व हो रहा है तो ही वो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे वैलिड होगा। अगर मैं किसी का राइट छीनने की बात कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे नहीं होगा। जो कि मैंने पहले कहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉज अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो ही हम उन्हें यहाँ पे कंसिडर करते हैं। कोई ख़राब काम या फिर कोई ऐसा काम जो कि अनएथिकल है उसके लिए रेट्रोस्पेक्टिव लॉज का कोई काम नहीं होता है। और जो एक्सप्लेनेटरी लॉज होते हैं, explanatory statutes are also very similar to declaratory statutes and have a retrospective application. These statutes aim to explain the law and rectify all the omissions that existed in the previous laws. अब अगर कोई explanatory law है and उसके regarding अगर कोई retrospective operation यहाँ पे लाया जा रहा है तो उस situation में अगर वो कुछ explanation या फिर कुछ अगर मतलब बेसिकली अगर प्रीवियस लॉ में कुछ गलत चीज़ था तो उसको अगर वो ठीक कर रहा है एंड उसके हिसाब से वो रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन देने की बात कर रहा है तो उस केस में वो वैलिड है। बट अगर वो सिर्फ मतलब अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है तो फिर वो एक्सप्लेनेटरी लॉ में भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्रिमिनल एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, यानी कि क्रिमिनल लॉज में या फिर क्रिमिनल स्फीयर में रेट्रोस्पेक्टिव लॉज का यहाँ पे क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। अब हम देख रहे हैं क्रिमिनल एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, मतलब कि अगर कोई भी स्टैट्यूट रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होना चाहता है एंड वो अगर किसी क्रिमिनल मैटर के साथ डील करता है तो क्रिमिनल मैटर के साथ डील करते हुए वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इम्प्लीकेशंस वगैरह हो सकती है। So retrospective laws can certainly be made for criminal acts. However, these are not encouraged in India. This is so because holding a person liable for an act committed by him in the past which was not unlawful at that point but now would be clearly unjustified. Most of the interpreted legal provisions state that the punishment for the offense is prohibited from having a retrospective effect only if stated in an implied manner with the appropriate intention. The new punishments introduced under the laws are allowed to have a retrospective impact. तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे क्रिमिनल लॉ के बारे में बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉ का क्या यहाँ पे ये रहता है ऑब्जेक्ट या फिर पर्पस रहता है कि किसी भी आदमी को उसने जो ये किया है गलत काम किया है उसको सज़ा देना, मतलब बेसिकली टू क्या बोलेंगे, टू पनिश समबडी, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ क्रिमिनल लॉ। अब अगर किसी क्रिमिनल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा रहा है, यानी कि मैं अगर किसी क्रिमिनल लॉ को पीछे से लागू करना चाहता हूँ तो बेसिकली उसमें दो चीज़ें हो सकती है। या तो मैं किसी नए क्राइम को वहाँ पे डिक्लेयर करूँगा और ये कहूँगा कि ये क्राइम जो पहले होता था वो क्राइम अब
मतलब ये क्राइम पहले नहीं माना जाता था, अब ये चीज़ को क्राइम माना जाएगा। और या तो इसका उल्टा होगा कि या तो वो चीज़ पहले यहाँ पे क्राइम था और अब वो यहाँ पे क्राइम नहीं है। और दूसरा चीज़ मैं कर सकता हूँ जो कि है कि मैं यहाँ पे पनिशमेंट के साथ चेंजेस कर सकता हूँ कि पहले किसी चीज़ के लिए अगर 5 साल का पनिशमेंट था तो मैं अभी 7 साल का पनिशमेंट ला करके इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में दे सकता हूँ। या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि पहले पनिशमेंट ज़्यादा था और अब मैं यहाँ पे पनिशमेंट को कम कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्रिमिनल लॉ के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की, तो जो भी यहाँ पे क्रिमिनल लॉ होता है वो क्रिमिनल लॉ किसी को पनिशमेंट देने के लिए या फिर किसी को सज़ा देने के लिए ही बनाया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कोई भी क्रिमिनल लॉ अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ किसी के साथ अगर कोई गलत चीज़ करता है, गलत चीज़ इन द सेंस मतलब जो कि ठीक नहीं है। अब जैसे मान के चलो मैंने कोई काम पहले किया था जो कि उस टाइम पे क्राइम नहीं था, बट बाद में चल करके उसको भी एक क्राइम बना दिया गया और ये कहा गया कि इसको जो हम आज क्राइम बना रहे हैं तो इसके साथ साथ इसके पहले भी जितने भी मतलब ऐसे चीज़ें हुई हैं उन लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा, तो ये तो ठीक नहीं है। तो अगर रेट्रोस्पेक्टिव ला करके किसी ऐसे चीज़ को क्राइम डिक्लेयर किया जाता है जो कि पहले क्राइम नहीं था एंड उसके हिसाब से सारे लीगल प्रोसीडिंग्स भी करने की बात की जाती है, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मैं किसी नए क्राइम को डिक्लेयर करता हूं एंड मैं ये कहता हूं कि रेट्रोस्पेक्टिव हिसाब से जो पहले भी इस क्राइम को कर चुके हैं उनको भी जेल में डाला जाएगा, तो ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं कि किसी चीज़ को मैं मतलब अगर मैं किसी चीज़ को एज अ क्राइम ये कर देता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ, तो उस चीज़ एंड मैं ये कहता हूँ कि जिन्होंने वो पहले भी ये कर रखा है उनको भी छोड़ दिया जाएगा, तो वो यहाँ पे अलाउड है। इन द सेम मैनर अगर मैं पनिशमेंट को बढ़ा देता हूँ एंड ये कहता हूँ कि जिनको ऑलरेडी सज़ा दी जा चुकी है या फिर जो कि ऑलरेडी जेल में है उन मतलब वो भी अब नए तरीके से उनको सज़ा होगी, तो ये अलाउड नहीं है। बट अगर मैं ऐसा करता हूँ कि सज़ा को कम करके जो लोग का ऊपर में जो लोग जेल में हैं या फिर जिनके ऊपर में अभी भी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है, अगर मैं इसको भी ऊपर नीचे करने की बात करता हूँ तो वो अलाउड है। मतलब बेसिकली किसी को कुछ राहत देने के लिए, किसी को कुछ रिलीफ देने के लिए अगर कोई काम यहाँ पे किया जाता है तो जो है वो क्रिमिनल लॉ में अलाउड है। तो ये सब तो था नॉर्मल प्रिंसिपल्स। अब बात करते हैं कि इंडिया में रेट्रोस्पेक्टिव लॉज का क्या रूल है या फिर यहाँ पे क्या उसको देखा जाता है। एक बात जो कि यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो यही है कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ जो होता है वो किसी भी एक्ट में स्पेसिफिकली स्टेटेड नहीं होता है। ठीक है, दैट इज़ नॉट स्टेटेड। ये लीगल मतलब ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स या फिर लीगल स्फीयर में जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स यहाँ पे चलते हैं उन्हीं के हिसाब से इसको किया जाता है। ठीक है, So in India, the retrospective operation of any statute is prohibited for any civil offense. The Constitution of India doesn't permit a retrospective operation of any given act unless there is any implication in law stating that the law is there has to be a retrospective operation in nature। मतलब संविधान ये कहता है कि जब तक किसी एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तब तक कोई भी लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता है। एनी एक्ट दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया दैट इज हेल्ड टू बी रेट्रोस्पेक्टिव बट हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली इम्प्लाइड इन द एक्ट इज सेड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज वॉइड। मतलब उसमें स्टेट नहीं किया गया है बट फिर भी उसको अगर रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लगाया जाता है तो ये गलत है। मेकिंग एस पोस्ट फैक्टो लॉस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड अंडर द फंडामेंटल राइट स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब किसी के राइट को अगर हैम्पर करने के लिए मैं यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाता हूँ तो वो कंप्लीटली ये है, मतलब वो अलाउड नहीं है। Under Article 20 of the Constitution, it has been clarified that there could be no retrospective impact of the formulated laws on offences committed before the introduction of the statute. The primary objective of this article is to ensure that the law and order are maintained properly and that there is absolute no illegal detention taking place. The person who carried out an act at that point was completely aware that it was not unlawful, and later on if it is declared to be unlawful, it is clearly violation of his rights. The person won't have knowledge of any sort that the act he committed would be in the future declared unlawful or illegal and hence should not be punished। मतलब बेसिकली
अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हुआ कोई रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाया जाता है तो वो अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ फ्यूचर में चल करके एज अ क्राइम डिक्लेयर होगी, ये मुझे अभी कैसे पता होगा? ठीक है। एंड अगर फ्यूचर में चल के ये कह दिया जाता है कि तुमने जो यहाँ पे पास्ट में जो ये काम किए हैं इसके हिसाब से तुमको जेल में डाला जाएगा, तो ये भी तो ठीक नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम किसी भी तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन जो है वो हम यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। मतलब किसी के राइट को अगर हैम्पर करने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन किया जाता है तो वो अलाउड नहीं है। There are various examples of retrospective legislations in India. Though these laws primarily deal in the field of taxation, there have been several other laws introduced in India. टैक्सेशन वगैरह में यहाँ पे अलाउड है, बट किसी का राइट अगर हैम्पर होता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ से, मतलब बेसिकली फंडामेंटल राइट, नॉट लीगल राइट, तो उस केस में रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन इज नॉट अलाउड. One of the examples of such legislation is Karnataka's Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act 1978, which was retrospective in nature. This act aimed to prohibit the transfer of land granted by the government to people belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes. This law was also applicable on the land under the ownership of Scheduled Caste and Scheduled Tribes. Before the enactment of this law, nobody was even allowed to purchase the land owned by people belonging to SC and ST communities. मतलब बेसिकली जो SC/ST लोग होते हैं उनको ये कहा जाता है कि ये लोग अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उनको जो है यहाँ पे उठाने के लिए सरकार कुछ भी एफर्ट्स वगैरह यहाँ पे देती है, तो सरकार इनको यहाँ पे ज़मीन देती थी. ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, उस ज़मीन को बेच देते थे. अब सरकार तो इनका वेलफेयर के लिए ज़मीन दे रही है, बट तुम उस ज़मीन को अगर बेच दे रहे हो तो फिर ये कहाँ का बात है. तो ये एक्ट कर्नाटका में पास हुआ जिसके तहत ये कहा गया कि कोई भी ज़मीन जो कि SC/ST वालों को सरकार की तरफ से दिया जाता है उसको नहीं यहाँ पे, मतलब उसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है. एंड ये भी कहा गया कि इसके पहले भी जिन लोगों ने खरीदा या बेचा होगा उनको भी इसके तहत जो भी यहाँ पे पनिशमेंट वगैरह होगा वो दिया जाएगा. तो ये यहाँ पे टोटली ये अलाउड नहीं था. ठीक है, फिर और एक था तमिलनाडु लैंड एक्विजिशन एक्ट था, whose constitutional validity was recently upheld by the Supreme Court, which was going to be applied retrospective till the year 2013. The reasoning behind this decision of the Supreme Court was that the basic principle of the legislature is to protect the public interest at large. The legislature at the helm of protecting the rights of the people and ensuring a democratic polity among the people. Hence, any step taken towards achieving this purpose is considered to be lawful, and the contention raised by the petitioner that it violated the principle of the separation of powers is completely invalid. For the public good, any law can be operated retrospectively without any stoppage, since the law doesn't completely prohibit the same. मतलब अब ये लॉ था, इसका मुझे यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे जो फैक्ट्स वगैरह है वो तो स्टेटेड नहीं है, बट वैसा ही कुछ हुआ कि लैंड एक्विजिशन के साथ कुछ मैटर था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड माना. बेसिकली इतना हमें बस ध्यान में रखना है कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ अगर किसी का भला करती है या फिर किसी के साथ अगर कुछ अच्छा किया जाता है तो उस केस में जो यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है वो यहाँ पे वैलिड होता है. ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ केस लॉज दिए गए हैं. जैसे पहला है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट लिमिटेड. इन दिस पर्टिकुलर केस द SSC was a public limited company which had filed the income tax. Apart from that, there was additional amount representing the cash compensatory support that wasn't offered to the tax as an adjustment. It was not required under the act prevailing in 1989. However, there was the introduction of the Finance Act of 1990 with a retrospective effect stating that the tax is also required to be paid on cash assistance. The suit was henceforth filed in the court stating that these provisions are penal in nature. However, the court in this case declared that the provisions of this act were not penal, and hence this legislation can certainly be retrospective in nature. It is only a penal law on which the retrospective operation can't take place. मतलब बेसिकली ये लॉ में क्या हुआ था कि अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब इस एक कंपनी था जिसने कि यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को दिया था, और उसी के साथ साथ एक एडिशनल अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द कैश कंपनसेटरी सपोर्ट दैट वाजंट ऑफर्ड टू द टैक्स एज एन एडजस्टमेंट. मतलब बेसिकली
कुछ ऐसा पैसा था जो कि शायद ये लोगों ने नहीं दिया था, और जो कि देना भी नहीं, मतलब जो कि उस टाइम पे देना ठीक, मतलब उस टाइम पे देने का कोई ज़रूरत नहीं था। बट बाद में क्या हुआ कि फाइनेंस एक्ट 1990 लाया गया, जिसके तहत ये भी देना जो है वो अब ये कर दिया गया था, कंपलसरी कर दिया गया था। तो इसी के तहत ये कहा गया कि ये जो है ये अलाउड नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये एक टैक्सेशन का फील्ड है, तो टैक्सेशन के फील्ड में ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ये कोई पीनल लॉ नहीं है या फिर ये कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है कि यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता है। फिर था गरीकपट्टी विराया वर्सेस एन सुबैया चौधरी। इन दिस केस देयर वाज एन इशू इन द अपील फ्रॉम द trial court to the Supreme Court, since the amount of the suit was rupees 11,000, but the amount required for an appeal before the High Court was required to be 20,000. The appeal was not allowed. In this case, the court stated that if there is an absence of any statement to show that the law has a retrospective operation, it can't be determined to be the same. Hence, such laws also cannot change the existing laws that are to be applicable for determining the validity of any claim in the litigation. ये केस लॉ यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको चेंज कर देंगे। इन दिस, अब नेक्स्ट केस लॉ देखते हैं, रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इन दिस पर्टिकुलर केस अ बॉय हु वाज 16 years old was held liable for committing trespass and for outraging the modesty of a 7-year-old girl. He was ordered to rigorous imprisonment by the magistrate, and a certain amount of fine was also imposed on him. However, later on, the legislation known as the Probation of Offenders Act 1958 came into force, in which it was stated that any person below the age of 21 should not be imprisoned. The court in this case held that any legislation could be operated in a retrospective manner for the benefit of that person. मतलब यहाँ पे क्या था कि एक 16 साल के लड़के ने 7 साल की लड़की के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया था, जिसके तहत उसको जेल में डाल दिया गया था। एंड बाद में क्या हुआ कि ऐसा लॉ पास हुआ जिसके तहत 21 साल से कम उम्र के लोगों को जेल में नहीं डाला जा सकता है। तो इसको, ये जो लॉ यहाँ पे पास हुआ था, ये बेसिकली इसको सही माना गया। वाई? बिकॉज कोई भी लॉ अगर किसी के भले के लिए पास होता है, देन दैट इज सर्टेनली वैलिड, वो पूरे तरीके से यहाँ पे वैलिड होता है। ठीक है, अब इसके बाद बाकी का जो केस लॉ है वो आप एक बार देख सकते हैं, उसमें कुछ खास यहाँ पे समझाने लायक है नहीं, सब में वही बात बेसिकली बोली गई है। इसके लिए जो भी 3 केस लॉज हमें ज़रूरत थी, वो केस लॉज हमने यहाँ पे देख लिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रिपील ऑफ एन इनैक्टमेंट। मतलब बेसिकली कोई भी अगर एक्ट यहाँ पे रिपील कर दिया जाता है तो उससे उसका इफेक्ट क्या क्या होता है, उससे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हो सकती है। तो ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है कि अगर कोई भी एक्ट रिपील हो जाता है तो बेसिकली ये मान लिया जाता है कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है, सेक्शन 6 रिपील कनोट्स एब्रोगेशन और ओब्लिटरेशन ऑफ one statute by another from the statute book as completely as if it had never been passed. When an act is repealed, it must be considered as if it never existed. मतलब अगर कोई भी एक्ट रिपील कर दी जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वो एक्ट कभी था ही नहीं या फिर वो एक्ट अभी है ही नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट, वेयर दिस एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट रिपील्स एनी इनैक्टमेंट hitherto made or hereafter to be made, then unless a different intention appears, the repeal shall not revive anything not in force or existing at the time at which the repeal takes place. मतलब बेसिकली जब ये रिपील हो रहा है तो उस टाइम पे जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो उसको रिवाइव नहीं कर सकता। मतलब बेसिकली अगर कोई लॉ रिपील कर दिया जा रहा है तो उस लॉ के अंदर में जो कुछ भी चीज़ यहाँ पे है वो सारा, मतलब उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता। बाद में उसी चीज़ को दोबारा से हम किसी भी तरीके से हम उसे ये नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको दोबारा से लागू नहीं किया जा सकता है। अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ एनी इनैक्टमेंट सो रिपील्ड और एनीथिंग ड्यूली डन और सफर्ड देयर अंडर। मतलब बेसिकली अगर कोई लॉ यहाँ पे रिपील कर दिया जाता है तो उससे अगर कोई
प्रीवियस ये था ऑपरेशन ऑफ एनी इनैक्टमेंट सो रिपील्ड और एनीथिंग ड्यूली डन और सफर्ड देयर अंडर, मतलब अगर पहले भी कोई दूसरा लॉ था जो कि उसका अगर कोई मतलब अगर प्रीवियस कोई लॉ यहाँ पे रिपील कर दिया जाता है तो उस लॉ का भी कोई ऑपरेशन यहाँ पे ये मतलब वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो लॉ अगर अफेक्ट हो रिपील हो रहा है तो उससे कोई प्रीवियस लॉ का जो अफेक्ट है वो यहाँ पे नहीं माने रखता। अफेक्ट यानी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी अक्वायर्ड, अक्रूड और इनकर्ड अंडर एनी एक्ट और सो रिपील्ड। हाँ, लेकिन अगर उस रिपील्ड एक्ट के तहत कोई भी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हट जाएगा। मतलब अब जैसे आईपीसी तो अभी और नहीं रहा, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिन जिन लोगों को आईपीसी के तहत जिनके ऊपर में कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई रुक जाएगी, नहीं। ऑल्दो द एक्ट इज रिपील्ड, स्टिल जितने भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस या फिर राइट्स एंड लायबिलिटीज उस एक्ट के तहत बनाए गए थे वो सभी वैलिड ही रहते हैं। अफेक्ट एनी पेनल्टी फॉर फ्यूचर ऑफ पनिशमेंट इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट एनी इनैक्टमेंट सो रिपील्ड। ये वही बात है कि अगर किसी पुराने एक्ट के तहत किसी को कोई यहाँ पे सज़ा दी गई थी तो वो भी वैलिड रहती है, वो वहाँ पे अफेक्ट नहीं होती। जैसे आईपीसी रिपील हो गया तो जिन लोगों को जेल आईपीसी की वजह से डाला गया था वो लोग थोड़ी जेल के बाहर आ जाएंगे। इफेक्ट एनी इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग और रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच राइट, प्रिविलेज। और अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी अगर चल रही है तो वो भी एक्ट के रिपील होने से नहीं होगा। आईपीसी के तहत जितने भी केस लॉस चलते थे वो आईपीसी में ही चलेंगे, वो ये जो नया लॉ आया है इसके तहत वो नहीं चलाए जा सकते हैं। And any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty for future or punishment may be imposed as if the repealing act or regulation had not been passed। और इसका मतलब भले ही हम ये कहते थे कि रिपील का मतलब वो लॉ कभी पास ही नहीं हुआ था, वो लॉ को कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ था, बट फिर भी जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह उसके साथ चल रही है वो सभी की सभी अभी भी वैलिड रहती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट था इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे। सो द एक्ट हैज सेवरल गोल्स इंक्लूडिंग, मेन तो वही था कि ये एक कंसोलिडेटिंग एक्ट था, जो भी यहाँ पे लीगल लैंग्वेज था उसको छोटा करना, ये भी इसका एक मतलब ये भी इसका एक ये था मतलब एक ऑब्जेक्टिव था। जितना अब अगर एक से ज़्यादा लॉ ऐसे हैं जिनमें सेम प्रोविज़न को यूज़ करना है तो बार बार यूज़ करने से बेटर एक जगह पे उसका सारा कुछ दे दिया जाए, और इंटरप्रिटेशन को यहाँ पे मदद करने के लिए गाइडलाइंस वगैरह देना। और अगर टू प्रिवेंट मिस्टेक्स एंड ओवरसाइट्स सम कॉमन फॉर्म क्लॉजेस दैट शुड अदरवाइज बी इंक्लूडेड इन एवरी सेंट्रल एक्ट आर इम्पोर्टेड इनटू ईच एक्ट। To prevent mistakes and oversight, some common form clauses that should otherwise be included in every central act and imported into each act। मतलब बेसिकली ये वही बात है कि सारे एक्ट्स में जो चीज़ कॉमन होना चाहिए वो ताकि एक ही जगह पे मिल जाए, उसी के लिए इसको बनाया गया था। द जनरल क्लॉजेस एक्ट मस्ट दस बी कंस्ट्रूड इन लाइट ऑफ ऑल एप्लीकेबल स्टैट्यूट वेदर इट रिलेट्स टू वर्ड मीनिंग्स और लीगल प्रिंसिपल्स। मतलब बेसिकली ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है ये सारे एक्ट के साथ इसको हम लोग ये कर सकते हैं। तो जैसे आलू होता है, आलू को किसी के साथ भी उसकी सब्जी बना करके खाई जा सकती है, इसी तरीके से जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है उसको हम लोग किसी भी एक्ट के साथ उसको उसको बनाया, उसको यूज़ किया जा सकता है बेसिकली। ठीक है, अब ये सब तो था जनरल क्लॉजेस एक्ट के साथ जो बेसिक कंसेप्ट्स वगैरह यहाँ पे आए थे वो। इसके बाद हमारा जो यहाँ पे चीज़ है वो है बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिकली ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि यहाँ पे हमें इस चैप्टर से जानना है, क्योंकि इस चैप्टर से कोई भी कोर्स हो उसमें यही सब पूछा जाता है। और ये जो है ये यहाँ पे उसका लीगल यहाँ पे प्रोविज़न है, एंड लीगल प्रोविज़न का मतलब है कि इसमें हमें जो वहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ उसी को स्टडी करना है, उसके तहत कोई और चीज़ हमें यहाँ पे जानने की ज़रूरत मतलब हमें कोई और चीज़ यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसमें समझाने जैसा तो बहुत कुछ नहीं रहेगा, बट
जो भी याद रहे, जितना याद रहे हम उतना यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। बट क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा कि इन सब चीज़ के ऊपर में यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना। अब हम आ रहे हैं उन क्वेश्चंस पे जो कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। और यही इस चैप्टर का या फिर इस एक्ट का मेन सब्जेक्ट मैटर है कि ये बेसिक डेफिनेशंस को बताता है जो कि हर एक एक्ट के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे इंडिया का डेफिनेशन दिया गया है, तो ये जो इंडिया का डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट में है, ये किसी भी एक्ट में अप्लाई हो सकता है। हाँ, बट यस, अगर उस एक्ट में जिसमें हम इसे अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली इंडिया का एक अलग डेफिनेशन दिया गया है तो ये वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। बट अगर कहीं अगर किसी एक्ट में इंडिया वर्ड को इस्तेमाल किया गया एंड वहाँ पे इंडिया वर्ड का कोई मतलब कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक मीनिंग कि ये इंडिया वर्ड का मतलब क्या बनता है, तो उस सिचुएशन में जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से जो डेफिनेशन यहाँ पे इंडिया की दी गई है, वो डेफिनेशन को हम लोग वहाँ पे एकदम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी ये नहीं है कि ये वैसा इस्तेमाल नहीं होगा तो ये वैसा इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात और है, वो ये है कि यहाँ पे जो भी डेफिनेशंस दी गई हैं वो सभी के सभी डेफिनेशंस लीगल लैंग्वेज में दिया गया है एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे टफ हो सकता है। इसी के साथ साथ ये जो एक्ट है ये 1897 का एक्ट है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे जो लैंग्वेजेस वगैरह दी गई थी वो सारे लैंग्वेजेस के हिसाब से भी यहाँ पे इसको किया जा, मतलब वैसा भी लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये जो सारी चीज़ें हैं वो सभी के सभी, मतलब यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टी आ सकती है बट हम उसे बाद में यहाँ पे चल करके देखेंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन है जो कि है सर्विस बाय पोस्ट, इसे हम थोड़ा बाद में देखते हैं। हम पहले बी पे आते हैं जो कि है कलेक्टर। अब यहाँ पे कलेक्टर का मतलब क्या होता है, तो अभी जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, वो पहले यहाँ पे कलेक्टर होता था। बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आजकल जिसका काम एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन का संभालना होता है, पहले ये लोग बेसिकली टैक्सेस एंड अदर जो भी अमाउंट्स होते थे ये उसको कलेक्ट करने का काम करते थे। तो वहीं से ये जो टर्म है, ये कलेक्टर का जो टर्म है ये यहाँ पे निकला था। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 11 according to section 3 clause 11, collector shall mean in a presidency town the collector of Calcutta, Madras or Bombay as the case may be, and elsewhere the chief officer in charge of the revenue administration of a district। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो कलेक्टर का डेफिनेशन दिया गया है वो ये कहता है कि अब देखो ये जो एक्ट है ये 1897 का है। तो 1897 में जो आजकल हम जानते हैं कि हमारा जो ये है, मतलब हमारे देश में 4 मेन सिटीज़ हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे ये थोड़ा सा डिफरेंट होता था। पहले हम लोग उसे प्रेसिडेंसी टाउन कहते थे, ठीक है। तो बेसिकली अगर कहीं पे भी यहाँ पे कलेक्टर वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो अगर एक प्रेसिडेंसी टाउन है, मतलब एक ऐसा टाउन जहाँ पे, मतलब अब प्रेसिडेंसी टाउन का मुझे मतलब एक डेफिनेशन जैसा कुछ नहीं पता है, बट बेसिकली शायद ये वो जगह होता था जहाँ पे अंग्रेज़ों का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। तो अब खैर वो छोड़ देते हैं। अगर कोई प्रेसिडेंसी टाउन है तो उस जगह पे जो कलेक्टर है उसका मतलब होगा कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे का कलेक्टर। मतलब बेसिकली अब जैसे अगर फॉर इंस्टेंस पहले जैसे जो बैरकपुर था, बैरकपुर बोलना ठीक नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अभी जो कोलकाता है हम लोगों का, तो वो जो पहले इसको कलकत्ता बोलते थे। अब कलकत्ता के साथ साथ उसके आसपास में बहुत सारी जगह थे जहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था, जैसे बरहमपुर हो गया। अब ये जो बहरमपुर है इसके लिए अलग से कोई कलेक्टर वगैरह वहाँ पे नहीं दिया गया था।
तो इसके हिसाब से अगर बहरमपुर के यहाँ पे कलेक्टर का कोई काम है तो वो कलकत्ता के कलेक्टर से ही होता था। तो बेसिकली जितने भी प्रेसिडेंसी टाउन ऐसे थे जिनके ऊपर में अंग्रेज़ों का कंट्रोल होता था, तो उन सभी जगहों पे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के जो कलेक्टर्स थे वो वहाँ पे काम करते थे। और अगर उसको छोड़ करके कोई और जगह है तो वहाँ पे चीफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट का जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का जो चीफ ऑफिसर इंचार्ज है उसी को कलेक्टर बोला जाता है। मतलब यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स को बोला गया, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। तो इस जगह पे और इसके आसपास के जगहों पे जो भी कलेक्टर वहाँ पे ये अपॉइंट किया गया होगा वही कलेक्टर होगा, और बाकी जगहों पे उस डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर, चीफ ऑफिसर इंचार्ज होगा उसे हम लोग यहाँ पे कलेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो ये एक कलेक्टर का डेफिनेशन था। आजकल ये उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता, जो कि मैंने पहले भी कहा है। ये जो एक्ट है ये 1897 का एक्ट है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया का मतलब क्या होगा। अब इंडिया का जो यहाँ पे मतलब बताया गया है वो 2 तरीक़ों से बताया गया है, एक जो कि इंडिया के आज़ादी के बाद और एक इंडिया के आज़ादी के पहले। सो इंडिया शैल मीन एज रेस्पेक्ट्स एनी पीरियड बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, together with all the territories of Indian rulers then under the suzerainty of His Majesty, all territories under the suzerainty of such an Indian ruler and the tribal areas। मतलब बेसिकली अगर हमें उस भारत की बात करनी है जो कि आज़ादी के पहले वाला जो भारत था, तो वहाँ पे जो भी मतलब बेसिकली जो भी ब्रिटिश इंडिया था, मतलब भारत का वो हिस्सा जो कि आज़ादी के पहले ये अंग्रेज़ों के हाथ में था, वो आएगा। इसी के साथ साथ जो भी वहाँ पे राजा होते थे उनके जो जगह होती थी या फिर उनका जो किंगडम वगैरह होता था, उनका जो राजघराना होता था वो उसके अंदर में आएगा। और उसका अगर कोई टेरिटरी वगैरह भी है, जैसे अगर एक राजा है तो राजा का अपना एक जगह होता है, उसी के साथ साथ उसके और भी जगह पे उसके टेरिटरीज होते हैं, तो वो भी आएगा। और जो ट्राइबल एरिया है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ना राजा है ना अंग्रेज़ हैं, तो वो भी इंडिया के अंदर में आएंगे। मतलब बेसिकली इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस मींस द इंडिया जहाँ पे अंग्रेज़ों का राज है। अंग्रेज़ों के राज के साथ साथ जिन जगहों पे बेसिकली इंडियन रूलर्स का राज था, और उसी के साथ साथ वो जगह भी जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते थे। एंड as respects any period after the establishment of the dominion of India and before the commencement of the constitution, all territories for the time being included in that India। अब भारत देश आज़ाद हो गया, बट आज़ाद होते ही हमें हमारा संविधान नहीं मिल गया था। आज़ादी से लेकर के संविधान के बनने तक शायद 4 या 5 साल का टाइम वहाँ पे लगा था। ये जो 4-5 साल का टाइम यहाँ पे लगा, इस टाइम पीरियड में जो भी एरिया को भारत में वहाँ पे शामिल हम लोग करते जा रहे थे, वो यहाँ पे वो उसका मतलब यहाँ पे इंडिया होगा। एंड एज रिस्पेक्ट्स एनी पीरियड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल टेरिटरीज फॉर द टाइम बीइंग कंप्राइज्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और भारत का जब संविधान बन गया, तो संविधान के बन जाने के बाद जो इंडिया का डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वही यहाँ पे इंडिया होगा। मतलब बेसिकली इंडिया का डेफिनेशन 3 तरीक़ों से दिया गया है, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अभी तक यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, अब अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो यूनियन टेरिटरी शैल मीन एनी यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड शैल इंक्लूड एनी अदर टेरिटरी कंप्राइज्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट नॉट स्पेसिफाइड इन दैट शेड्यूल। मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल नंबर 1 है, उसमें जिन जिन यूनियन टेरिटरीज़ की बात यहाँ पे की गई है वो सारे होंगे यूनियन टेरिटरीज़। एंड इसी के साथ साथ अगर कोई यूनियन टेरिटरी ऐसा है जो कि अभी यूनियन टेरिटरी ये हो गया है, बन गया है, बट उसे शेड्यूल में नहीं दिया गया है, तो उसको भी यूनियन टेरिटरी ही माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे जो कश्मीर था, जब कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया, तो यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करने से लेकर एकदम लास्ट तक
मतलब जब तक कि वहाँ पे मतलब उसको संविधान में नहीं लाया गया, तो उस पीरियड के लिए भी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वाज अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब जो कि सेशंस जज होता है, उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। So district judge shall mean the judge of a principal civil court of original jurisdiction, but shall not include a high court in the exercise of its ordinary or extraordinary civil jurisdiction। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो मतलब अगर हम डिस्ट्रिक्ट जज की बात करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सिविल कोर्ट होता है, उसका जो नॉर्मल जज होगा उसको हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट का जो जज है उसे डिस्ट्रिक्ट जज नहीं कहा जाता। ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट जज हमेशा याद रखना, ये सिर्फ सिविल केसेस में ही हो सकता है। क्रिमिनल केसेस में हम लोग जो है जज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे मजिस्ट्रेट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जज वर्ड जो है वो स्पेसिफिकली सिविल लॉज में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कहीं पे डिस्ट्रिक्ट जज लिखा हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब होता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो मेन सिविल कोर्ट है उसका जज, और अगर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के जज को हम लोग इसमें नहीं गिनेंगे। ठीक है, फिर द डेफिनेशन यूजेज द वर्ड शैल मीन, दैट इज इट डिनोट दैट इट इज नॉट एनी जज ऑफ द प्रिंसिपल civil court of original jurisdiction that can be termed as a district judge, but that only the sole presiding judge of a principal civil court of original jurisdiction that can be called as a district judge। मतलब बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब यहाँ पे हम लोग सिर्फ उस मेन जज की बात करते हैं। जैसे हर एक कोर्ट का अपना एक हेड जज होता है, तो उस जज की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद आता है मंथ एंड ईयर। तो मंथ एंड ईयर का मतलब होता है शैल मीन अ मंथ reckoned according to the British calendar, and year shall mean a year reckoned according to the British calendar। This definition will not apply to cases where the probabilities are that the parties did not intend to go by the, मतलब बेसिकली जो नॉर्मल हमारा कैलेंडर होता है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर वाला, उसी को हम लोग यहाँ पे मंथ एंड ईयर में गिनते हैं। मतलब बेसिकली अगर हमारा मतलब अगर किसी भी एक्ट में जो मंथ वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो मंथ वर्ड का मतलब हमेशा जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक जितने भी महीने हैं वो आएंगे। एंड अगर कभी भी ईयर वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका मतलब 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर ही होगा, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे कुछ और चीज़ें समझ में आती है। अब जैसे जो बंगाली कैलेंडर है या फिर जो हिंदू कैलेंडर है, उसमें जो महीने होते हैं उनका नाम जनवरी फरवरी नहीं होता है, उनका नाम होता है आश्विन, कार्तिक, आषाढ़, पौष, माघ, भादव, ये सारे उसमें उसके नाम होते हैं। तो बहुत ऐसे जगह भी होते हैं, अब जैसे बंगाल में बहुत जगह अभी भी जो है वो जो बंगाली कैलेंडर फॉलो होता है उसी के तहत बहुत लोग अपना काम सब कुछ करते हैं। तो अगर वैसा कोई स्पेशल केस है तो उसमें ये मंथ एंड ईयर का मतलब ये नहीं रहेगा। जो भी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से या फिर जो ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से या फिर जो सिंपल कैलेंडर हम लोग जानते हैं, उसी को यहाँ पे मंथ एंड ईयर में वही चीज़ यहाँ पे डिनोट किया जाएगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट है वर्ड है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द एंटायर जनरल क्लॉजेस एक्ट। देखो, डॉक्यूमेंट वर्ड का मतलब हम लोग नॉर्मल लाइफ में समझते हैं एक ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसे हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं। एंड ये एंड दिस इज़ फुली करेक्ट, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट डॉक्यूमेंट वर्ड जो है उसमें मतलब बेसिकली लीगल स्फीयर में डॉक्यूमेंट वर्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जिसके ऊपर में कुछ बना हुआ हो। अब जैसे अगर मेरे हाथ में कोई यहाँ पे पेन है, तो वो जो पेन है उसके ऊपर में अगर उस पेन कंपनी का नाम लिखा है एंड उस पेन का मॉडल लिखा है, तो हमारा जो पेन है वो भी एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर कोई दीवार है एंड उस दीवार के ऊपर में कोई सीक्रेट कोड वगैरह लिखा हुआ है, तो वो भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अगर कोई नॉर्मल A4 पेपर है एंड उसके ऊपर में कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टेड है, तो वो भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। एंड इसी के साथ साथ अगर कोई
अगर कोई बंदूक है, बंदूक के ऊपर में बंदूक की कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो वो भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो नॉर्मल टर्म में तो डॉक्यूमेंट वर्ड से हम लोग यही समझते हैं कि डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी चीज़, मतलब कोई भी पेपर जिसके ऊपर में कुछ लिखा हुआ हो। बट लीगल स्फीयर में इसका सिर्फ उतना ही रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 318 डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड, अब देखो यहाँ पे जो है इंक्लूड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। इंक्लूड वर्ड का मतलब जो चीज़ डॉक्यूमेंट में यहाँ पे हम बता रहे हैं वो तो है ही, बट उसी के साथ साथ अगर कोई और भी चीज़ यहाँ पे हमें पता चलती है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर रिटन एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, मतलब कोई भी चीज़ जो या तो लिखी हुई हो या तो एक्सप्रेस्ड हो या फिर डिस्क्राइब्ड हो अपॉन एनी सब्सटेंस, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर में अगर कोई भी चीज़ या तो लिखी हुई है या तो एक्सप्रेस्ड है या फिर अगर वो डिस्क्राइब्ड है तो उसे हम लोग डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। अगर लेटर्स का इस्तेमाल करके, फिगर्स का इस्तेमाल करके, मार्क्स का इस्तेमाल करके या फिर इनमें से किसी भी चीज़ का अगर इस्तेमाल करके हम लोग उस किसी भी चीज़ के ऊपर में कुछ भी अगर लिखते हैं तो उसे हम लोग डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक का पेन है, उसके ऊपर में लेटर्स बना हुआ है, उसके ऊपर में फिगर्स बना हुआ है या फिर दोनों में से कोई यहाँ पे बना हुआ है, तो बेसिकली वो भी एक डॉक्यूमेंट के कैटेगरी में आएगा। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ आइदर रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। रिटन, एक्सप्रेस्ड, डिस्क्राइब्ड, ये पहली चीज़ है। अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ के ऊपर में, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और बाय मोर देन एनी ऑफ दोज मीन्स, या तो लेटर्स के द्वारा या तो फिगर्स के द्वारा या तो मार्क्स के द्वारा या तो किसी भी तरीके से, तो उसे हम लोग डॉक्यूमेंट कहेंगे। मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर में कोई भी चीज़ लिखी हुई हो या तो लेटर्स के फॉर्म में या तो फिगर्स के फॉर्म में या तो मार्क्स के फॉर्म में, तो वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। एनीथिंग विच यू कैन, अगर किसी का कपड़ा के ऊपर में कोई चीज़ लिखा हुआ है तो वो कपड़ा भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अगर किसी के शरीर के ऊपर में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो शरीर भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। सो डॉक्यूमेंट हैज़ अ वेरी वाइडर स्कोप, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं विल का मतलब, तो विल शैल इंक्लूड अ कोडिसिल एंड एवरी राइटिंग मेकिंग अ वॉलंटरी पोस्थुमस डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब बेसिकली विल का मतलब एक सिविल डॉक्यूमेंट होता है, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जहाँ पे प्रॉपर्टी को ये करने के लिए, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए जो बनाया जाता है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है ऑफेंस। ऑफेंस शैल मीन एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स मीन्स एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। मतलब देखो यहाँ पे क्या बात बताइए। ऑफेंस का मतलब बेसिकली कोई भी एक्ट और ओमिशन, मतलब या तो मैं कुछ करूँगा या तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जो कि मेरे देश में पनिशेबल होगा किसी भी कानून के द्वारा। मतलब कोई आदमी अगर कुछ करता है या फिर कोई आदमी अगर कुछ नहीं करता है, एंड दोनों में से किसी के ऊपर में भी अगर भारत के किसी भी कानून के तहत कोई भी पनिशमेंट अगर दी गई है तो वो ऑफेंस कहलाएगा, ठीक है। मतलब अब जैसे किसी का मर्डर कर देना, पहले आईपीसी के तहत ये था, ऑफेंस था, तो वो चीज़ को ऑफेंस कहा जाएगा। मतलब बेसिकली मतलब एनीथिंग जिसको इंडिया के किसी भी लॉ के तहत अगर एक ऑफेंस डिक्लेयर किया जाता है तो वो ऑफेंस होगा। एंड एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स का मतलब वो लॉ जो कि अभी लागू है बट सिर्फ इंडिया में, विदेशी लॉज की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आते हैं सेंट्रल एक्ट। अब सेंट्रल एक्ट का मतलब बेसिकली, सेंट्रल एक्ट का मतलब होता है वो एक्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो पास करती है। सो सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड शैल इंक्लूड एन एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर और ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान के पहले जो भी लॉज पास किए गए थे वो चाहे डोमिनियन लेजिस्लेचर से पास किए गए हो, मतलब उस टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट होता था, या फिर इंडियन लेजिस्लेचर के थ्रू, मतलब बेसिकली उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता था वो सेंट्रल एक्ट ही माना जाएगा। मतलब अगर किसी भी, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल का कोई भी एक्ट है जो कि आज़ादी के पहले था,
तो वो सेंट्रल एक्ट की ही गिनती में आएगा। हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो एक स्टेट एक्ट है, ठीक है। सो सेंट्रल एक्ट का मतलब आज़ादी के पहले जो भी एक्ट्स इंडिया में पास हुए, वो चाहे डोमिनियन लेजिस्लेचर ने पास किए या फिर इंडियन लेजिस्लेचर ने पास किए, वो सेंट्रल एक्ट ही कहलाएगा। एन एक्ट मेड बिफोर सच कमेंसमेंट बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल और द गवर्नर जनरल एक्टिंग इन अ लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। और संविधान के पहले अगर किसी गवर्नर जनरल ने भी कोई लॉ वगैरह अगर बनाया होगा तो वो भी इसमें लिया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम में जो बेसिक पावर था वो गवर्नर जनरल के ही हाथों में होता था। तो ये जो गवर्नर जनरल के द्वारा अगर कोई लॉ बनाया गया है तो वो भी सेंट्रल, मतलब बेसिकली आज़ादी के पहले जो भी लॉज यहाँ पर हम लोगों ने बनाया है वो सारा का सारा लॉ सेंट्रल एक्ट में ही कहलाएगा। और आज़ादी के बाद कोई भी लॉ जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनता है वो सेंट्रल एक्ट कहलाएगा। फिर अगर बात करते हैं एफिडेविट, तो एफिडेविट तो हम लोग जानते ही हैं, वो एक लीगल डिक्लेरेशन होता है। शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन द केस ऑफ पर्सन्स बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। मतलब मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं इस बात के लिए स्वेर या फिर ओथ लेने से। मतलब बेसिकली दो तरीका होता है, या तो मैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे ओथ ले लूँ या फिर मैं उस चीज़ को लिख के दे दूं। तो बेसिकली अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ पे अफर्म या फिर डिक्लेयर करता हूँ तो वो एफिडेविट यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी वैलिड एन एफिडेविट मस्ट बी स्वर्न बिफोर एट नॉट सिंपली अटेस्टेड बाय जुडिशियल ऑफिसर। इफ इट इज नॉट सो स्वर्न इट सीजेस टू बी एन एफिडेविट ऑफ द सिग्नेटरी। अब एफिडेविट के भी पहले आदमी को ये बात स्वेर मतलब ओथ उसमें भी लेना पड़ता है, बट एफिडेविट का मतलब सिर्फ वो स्वेरिंग नहीं होता। अगर कोई आदमी किसी चीज़ को अफर्म करता है या फिर वो अगर किसी चीज़ को डिक्लेयर करता है तो वो भी एफिडेविट ही कहलाएगा। इसके बाद है इनैक्टमेंट। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 319 इनैक्टमेंट शैल इंक्लूड रेगुलेशन एंड एनी रेगुलेशन ऑफ द बंगाल ऑफ मद्रास of the Bengal, Madras or Bombay Code and shall also include any provision contained in any act or in any such regulation as aforesaid। इसको छोड़ दो, ये यहाँ पे आने का चांसेस उतना है नहीं, ये सब फालतू में माथा खराब करेगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सो इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। अब देखो ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ये जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोथ फ्रॉम द एग्जाम पर्पस एंड एज वेल एज फ्रॉम द नॉलेज पर्पस। वाई? बिकॉज ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये बहुत जगह हमारे यहाँ पे काम आने वाला है। तो ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसका मतलब होता है, सबसे पहले यहाँ पे लैंड के बारे में बात किया गया है, मतलब जो नॉर्मल ज़मीन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। इसके बाद बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, मतलब अगर किसी लैंड के ऊपर में कोई अगर बेनिफिट निकल रहा है, जैसे मैंने कोई खेत खरीदा तो वो जो ज़मीन है वो तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है ही, बट उस ज़मीन से जो मेरा ये निकल रहा है, अगर कोई बेनिफिट वगैरह यहाँ पे निकल रहा है तो वो भी मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी ही कहलाएगा, ठीक है। फिर है जैसे अगर उससे कोई फसल वगैरह निकल रहा है, ठीक है, तो वो भी दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद में आता है थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। अब अगर मेरे उस जमीन के ऊपर में कोई घर बना हुआ है तो दैट इज अटैच्ड टू द अर्थ, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर में आएगा। और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। अब मान के चलो इसको कैसे समझाया जाए। मान के चलो एक मशीन है, ठीक है। अब वो जो मशीन है वो मशीन छोड़ो, अब जो ये हथकड़ी वगैरह या फिर जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे हम लोग चेन कहते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को बांधने के लिए जिस चेन का इस्तेमाल किया जाता है, अब ये जो चेन होता है वो जो चेन है वो तो ये है दैट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। वाई? बिकॉज वो जो चेन है उसको हम लोग आराम से यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, बट ये जो चेन है ये चेन को अगर मैं अपने घर के साथ एकदम
उसी के साथ उसको बांध देता हूँ, मतलब इस चेन को अपने घर के साथ अटैच कर देता हूँ ऐसे तरीके से जिसके कारण वो चेन घर से निकल नहीं सकता है। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया कि मेरे को अपना गाड़ी को जो है वो मतलब गाड़ी का पहिया बांधना था, तो मैंने जो है क्या किया कि एक चेन लिया और चेन का एक हिस्से को पूरा का पूरा जो है वो ये कर दिया, दीवार में उसको चुनवा दिया, और बाकी का जो चेन का हिस्सा है वो ऐसे ही यहाँ पे है। अब ये जो चेन है वो एक साइड से तो ये है, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट अगर हम दूसरे साइड से देखें तो क्योंकि ये जो चेन है वो उस घर के साथ परमानेंटली लगा दिया गया है और अब वो वहाँ से हट नहीं सकता, मतलब नॉर्मली नहीं हट सकता है। एक मूवेबल प्रॉपर्टी का जो कैटेगरिस्ट जो उसका ये होता है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता है, वो अब यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो ये जो उसका कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से उसको भी हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, सॉरी, उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। सो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है वो सबसे पहले ज़मीन होता है। ज़मीन से जो बेनिफिट निकल रहा है वो जो चीज़ ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है वो, और जो चीज़ ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है उसके साथ जुड़ी हुई है, मतलब जो चीज़ ऐसे चीज़ के साथ जुड़ी हुई है जो कि अल्टीमेटली ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही यहाँ पे कहलाएगा। जैसे वो जो हथकड़ी था उसको मैंने अपने घर के साथ जोड़ दिया, तो क्योंकि घर नहीं हिल सकता और उसकी वजह से वो हथकड़ी भी नहीं यहाँ पे ये हो सकता है, तो इसी वजह से जो हथकड़ी है वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी ही यहाँ पे कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर में, जहाँ पे कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में बात की गई है। अब सबसे पहला जो है वो है यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से अगर किसी भी एक्ट में अगर वहाँ पे टाइम को कंप्यूट करने की बात की जाए तो वहाँ पे कैसे उसका कंप्यूटेशन होगा वो यहाँ पे बताया गया है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एनी एक्ट और proceeding is directed or allowed to be done or taken in any court or office on a certain day or within a prescribed period, then if the court or office is closed on that day or the last day of the prescribed period, the act of proceeding shall be considered as done or taken in due time if it is done or taken on the next day after which the court or office is open। मतलब बेसिकली यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग्स के हिसाब से ये कहा गया है कि अगर किसी दिन वेयर बाई एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एनी एक्ट और proceeding is directed or allowed to be done or taken in any court or office on a certain day or within a prescribed period, मतलब बेसिकली अगर एक टाइम फ्रेम में किसी कोर्ट में कोई काम करना है और अगर जो कोर्ट और ऑफिस है वो उस दिन बंद है, मतलब अगर बीच में अगर कोई, अब मान के चलो मेरे को बोला गया कि तुम 15 जुलाई 2025 को ये चले जाना, कोर्ट में चले जाना, उस दिन जो है वो कोर्ट बंद है, तो उस दिन जो है वो अगला दिन जो है उसको मान लिया जाएगा। या फिर अगर अगला भी दिन बंद हुआ तो जिस भी दिन कोर्ट खुलेगा उस दिन जो है वो जो कोर्ट है उसको हम लोग खुला हुआ कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली इफ द कोर्ट और ऑफिस इज क्लोज्ड ऑन दैट डे और द लास्ट डे ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, द एक्ट और प्रोसीडिंग शैल बी कंसिडर्ड as done or taken in due time if it is done or taken on the next day afterwards on which the court or office is open। मतलब बेसिकली अगर कोई भी सरकारी ऑफिस या फिर कोई भी कोर्ट है, अगर उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका कोई काम होना है, मतलब एक पर्टिकुलर डेट दे दिया गया कि इस डेट को आना और ये काम करके जाना, और जिस दिन वो आदमी वहाँ पे गया उस दिन जो है वो कोर्ट बंद था, तो इन दैट सिचुएशन जिस भी दिन कोर्ट खुलेगा उस दिन वो काम हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे बेसिकली बात बताई गई है। मतलब अगर ये बोला गया कि 15 जुलाई 2025 को आना, तो 15 जुलाई 2025 को अगर कोर्ट बंद है तो उसका अगला दिन हो सकता है, उसका अगला दिन भी अगर बंद है तो जिस भी दिन कोर्ट खुलेगा उस दिन ये हो सकता है। ठीक है, फिर है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अगर कहीं पे कोई डिस्टेंस या फिर
अगर बोले तो दूरी नापने की अगर बात की गई है, सो फॉर द पर्पस ऑफ एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट दैट डिस्टेंस शैल अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स बी मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन और ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब बेसिकली अब जैसे अगर कोलकाता से लेकर के मुझे अगर हावड़ा तक का डिस्टेंस को नापना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये गवर्नमेंट पर्पस के लिए स्ट्रेट लाइन बेसिस पे नापा जाता है। हम लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई आदमी कोलकाता का एक जगह से फॉर एग्जांपल सियालदह स्टेशन से लेकर के वो अगर हावड़ा स्टेशन आता है, तो सारे मोड़ वगैरह को ले करके वो वहाँ पे डिस्टेंस बोलता है। तो ये नॉर्मल पर्पस के लिए ठीक है, बट लीगल पर्पस के हिसाब से अगर बात की जाए तो जो भी डिस्टेंस है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के तहत खींची जाती है। यानी कि अगर सियालदह स्टेशन से लेकर के एक सीधा लाइन हावड़ा स्टेशन तक खींचा जाए, तो उस सीधा लाइन का जितना डिस्टेंस होगा वही हमेशा सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से उस डिस्टेंस को हम लोग मान करके चलते हैं। अब जो रियल डिस्टेंस है वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है, बट सरकारी पर्पस के हिसाब से जो भी डिस्टेंस होगा वो स्ट्रेट लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन के हिसाब से ही हम लोग मान करके चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनैक्टमेंट। सेक्शन 6 में जो कि हमने देखा था कि जब कोई इनैक्टमेंट रिपील होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, तो अगर किसी एक्ट को हमें रिवाइव करना है, मतलब कोई एक्ट था जो कि जा चुका था बट उसे दोबारा से हमें लाना है, सो इफ एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इट शैल बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिवाइविंग आइदर होलली और पार्शली एनी इनैक्टमेंट होलली और पार्शली रिपील्ड एक्सप्रेसली टू स्टेट दैट पर्पस। This section applies also to the central acts made after the 3rd day of January 1868 and to all regulations made on or after the 14th day of January 1987. Under this section, if any enactment is repealed wholly or partially and if any part of the repealed enactment is sought to be revived, then it is necessary। मतलब basically revival हो सकता है, बट सिर्फ उसका जो पर्पस है वो स्पेसिफिकली हमें यहाँ पे बता देना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सर्विस बाय पोस्ट। मतलब डाक द्वारा अगर कोई चीज़ यहाँ पे भेजी जा रही है, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। सो वेयर एनी सेंट्रल एक्ट or regulation made after the commencement of this act authorizes or requires any document to be served by post। अब देखो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जो होती है वो हमेशा इंडिया पोस्ट के थ्रू ही हमारे पास भेजा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वेयर द एक्सप्रेशन सर्व और आइदर ऑफ द एक्सप्रेशंस गिव और सेंड और एनी अदर एक्सप्रेशन इज यूज्ड दैट अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स द सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टेड बाय प्रॉपर्ली एड्रेसिंग prepaying and posting by a registered post a letter containing the document and unless the contrary is proved to have been effected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post। मतलब बेसिकली अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग यहाँ पे भेजना चाहते हैं और अगर वहाँ पे लिखा हुआ है सर्व्ड बाय पोस्ट, ये या फिर सर्विस बाय पोस्ट या फिर इसको छोड़ करके सर्व गिव सेंड, मतलब किसी भी तरीके से अगर ऐसा लगता है कि किसी को कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट अगर हमें यहाँ पे सेंड करना है, तो वो जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो हमेशा रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही यहाँ पे किया जाएगा। इसीलिए जो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे उनको हमेशा यही सिखाया जाता है कि कोई भी अगर लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह हमें किसी को अगर भेजना रहता है तो उसे हमेशा रजिस्ट्री करके ही हमें भिजवाना चाहिए। तो यही बेसिकली ये सेक्शन बताता है कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट अगर किसी भी एक्ट के थ्रू हमें भेजना है तो वो हमेशा ही इसी के थ्रू भेजा जाएगा। मतलब उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही हम लोग भेजेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अब लास्ट चैप्टर पे हम लोग आते हैं जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन।